हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ मैं आपका मित्र मनमोहन जोशी और आज मैं आपको अधिवक्ता अधिनियम 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बताऊंगा। आज हम जानेंगे एडवोकेट एक्ट 1961 के इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट्स को, बिंदुओं को, धाराओं को। आपको जानना चाहिए कि भारत में जो एडवोकेट्स हैं, जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, उनके पूरे के पूरे कार्य को नियंत्रित करती है एडवोकेट एक्ट 1961। एक एडवोकेट कौन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लाइसेंस को कब छीन लिया जाएगा, जिसे आप सनद कहते हैं, रजिस्ट्रेशन को कब खत्म कर दिया जाएगा, एडवोकेट को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसके प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं, इन सब के बारे में प्रावधान करता है एडवोकेट एक्ट 1961। आइए समझते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधानों को। तो यह अधिनियम 60 धाराओं और कई उपधाराओं में बटा हुआ है जो वकीलों के अधिकार तय करता है और कुछ कर्तव्य भी वकीलों पर अधिरोपित करता है। कुछ प्रावधान आम जनता को भी वकीलों के विरुद्ध कार्यवाही के अधिकार प्रदान करते हैं। यह समस्त अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत बनाया गया है, जो आम भारतीय जनमानस से लेकर अधिवक्ता तक के अधिकारों और दायित्वों का प्रावधान करता है। तो धारा 2(1) में अधिवक्ता शब्द को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार किसी राज्य की राज्य विधिक परिषद में दर्ज होने पर व्यक्ति को अधिवक्ता माना जाएगा। राज्य विधिक परिषद में नाम दर्ज होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी है उसमें एक है कि ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति तभी भारत में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकेगा जब उस विदेशी के देश में भारत के नागरिक को भी विधि व्यवसाय करने का अधिकार हो। फिर कम से कम 21 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली होनी चाहिए और उसने भारत के राज्य क्षेत्र के किसी यूनिवर्सिटी से विधि की उपाधि अर्जित की होनी चाहिए। और साथ ही ऐसा व्यक्ति वह सभी शर्तें पूरी करता हो जो राज्य विधिज्ञ परिषद ने अधिवक्ता के लिए बनाए गए नियमों में बताया है, विनिर्दिष्ट किया है। आइए जानते हैं ये भी कि कौन व्यक्ति एडवोकेट नहीं हो सकता, क्या निरर्हताएं हैं, क्या डिसेबिलिटीज हैं। तो ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह अधिवक्ता नहीं रह सकता। व्यक्ति जो छुआछूत से संबंधित किसी आपराधिक कानून में सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, वो भी अधिवक्ता नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति जो किसी नैतिक अधमता के अपराध में किसी सरकार के सरकारी पद से हटाया गया हो, वह भी अधिवक्ता नहीं बन सकता। जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसकी धारा 4 में भारतीय विधिज्ञ परिषद के गठन का प्रावधान है। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है जो समस्त भारत में अधिवक्ताओं के निगमन के लिए एक परिषद का गठन करती है। इस परिषद के अपने अधिकार और शक्तियां हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद के अंतर्गत अनुशासन समिति भी बनाई जाती है जो एक न्यायालय की संपूर्ण शक्तियां रखती हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना एवं शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किन्हीं दस्तावेजों को पेश कराने की अपेक्षा करना, शपथ पत्र पर उसके सबूत लेना, किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की कॉपी प्राप्त करना। भारतीय विधिज्ञ परिषद के अंतर्गत ही समस्त भारत के राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विधिक परिषद का गठन किया जाता है। आइए जानते हैं राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य कौन होते हैं। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। एक है भारत के महान्यायवादी, दूसरा होते हैं भारत के महा सॉलिसिटर और तीसरा होते हैं प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों से निर्वाचित सदस्य। फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि राज्य विधिज्ञ परिषद किससे मिलकर बनता है। अधिनियम की धारा 3 में राज्य विधिज्ञ परिषदों का गठन का प्रावधान है। यह धारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करती है जिन राज्यों में विधिज्ञ परिषद का गठन होना चाहिए। यह परिषद अधिवक्ता की सूची मेंटेन करती है तथा नए अधिवक्ताओं का नामांकन करती है। यह अपने रजिस्टर के माध्यम से अधिवक्ता नामांकन का रखरखाव भी करती है। इससे परिषद के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। एडवोकेट एक्ट में अनुशासन समिति क्या है और इसका काम क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। इस अधिनियम में अनुशासन समिति के गठन का प्रावधान है। यह समिति वकीलों की निगरानी का कार्य करती है। कोई भी व्यक्ति इन समितियों को वकीलों की शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक निर्णय में वकीलों के दुराचार को शिकायत का आधार माना गया है। इनमें से बहुत सारी बातें हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं कि यदि कोई वकील बिना उचित प्रमाण पत्र के विधि व्यवसाय करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। न्यायालय में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहना और प्रकरण को स्थगित कराना शिकायत का आधार हो सकता है। मामले के विषय में क्लाइंट के निर्देश के बिना कार्यवाही करना एक आधार हो सकता है। एडवोकेट द्वारा बार बार न्यायालय की अवमानना करना उसकी शिकायत का आधार बन सकता है। न्यायाधीश से अपने संबंधों की जानकारी देखकर क्लाइंट से राशि वसूल करना, यह भी एक शिकायत का आधार हो सकता है।
अपने मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का कोई कार्य करना शिकायत का एक आधार हो सकता है। विधि व्यवसाय के साथ कोई दूसरा व्यवसाय करना भी शिकायत का आधार हो सकता है। लीगल एड प्रकरणों में फीस की मांग करना, मामले से संबंधित प्रॉपर्टी का क्रय करना, मामले से संबंधित सच्चाई को छुपाना, वकालतनामा प्रस्तुत करने के पहले तय की गई फीस के अतिरिक्त फीस की मांग करना, लोक पद का दुरुपयोग करना, क्लाइंट से न्यायालय में जमा करने हेतु प्राप्त रकम जमा न कराना, रिकॉर्ड एवं साक्ष्य को बिगाड़ना, क्लाइंट द्वारा अपनी केस फाइल वापस मांगने पर फाइल वापस न करना आदि कई ऐसे आधार हैं जिनके कारण अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासन समिति में शिकायत की जा सकती है और यह अनुशासन समिति एडवोकेट के अगेंस्ट कार्यवाही कर सकती है। अनुशासन समिति के निर्णय को भारतीय विधिज्ञ परिषद में अपील किया जा सकता है। राज्य विधिज्ञ परिषद की समिति के निर्णय से आहत व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद को निर्णय की संसूचना से 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद के निर्णय से व्यथित व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय से 60 दिन के भीतर भी अपील कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा अधिवक्ता अधिनियम क्या है और अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक्ट 1961 के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को मैंने आज इस लेक्चर में छुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप एडवोकेट एक्ट 1961 से रिलेटेड कुछ और बातें जानना चाहते हैं या एडवोकेट्स के काम से संबंधित कोई और प्रश्न आपके मन में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/विधिक शिक्षा, जुड़िए हमारी वेबसाइट से www.vidikshikcha.com और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। नमस्कार।